बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? हौसलों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। जी हाँ, हमारे हाथों में ही कामयाबी है। अगर हम मेहनत करेंगे तो किस्मत खुद ब खुद हमारे कदमों तले होगी। नमस्कार, मैं शशिकला स्वागत करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आपको बखूबी मालूम है कि हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए हर समय खड़ा रहता है। आपकी मुसीबतों को, आपकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए हम हर समय आपके साथ होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अनाजों के भंडारण में मिलाए सिंधवार पौधे की पत्तियां। बीएयू में तैयार फसल की 4 वैरायटी को मिली मंजूरी। लत्तीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं स्वर्णलता। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, यदि आप अनाजों का भंडारण करने जा रहे हैं तो 1 क्विंटल अनाजों के भंडारण में 2 किलोग्राम सिंधवार पौधे की पत्तियों को मिला दें। इससे अनाजों में कीट नहीं लगेंगे। राज्य वैरायटी कमेटी ने दलहन, तिलहन और बागवानी की 9 फसलों की 16 उन्नत किस्मों को मंजूरी दी है। इनमें चावल के 7, मिर्च के 2 और टमाटर, लीची, बेल, तीसी, सोयाबीन, मटर और बैगन की एक वैरायटी शामिल है। 16 में से 4 वैरायटी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं। किसान भाई, यदि आप फल बाग लगाए हुए हैं तो कीटों से बचाव के लिए रासायनिक की जगह जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें। इससे फलों में लगने वाले कीड़े भी मर जाएंगे और रासायनिक दवाओं के दुष्प्रभाव से भी बचाव होगा। किसान भाई, फल बाग में कीटों से बचाव के लिए जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना लाभकारी है। इसके लिए नीम या करंज निर्मित दवा का प्रयोग करें। जैविक कीटनाशक का 4 या 5 मिलीलीटर दवा को 1 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। लत्तीदार फ्रेंच बीन की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में केंटकी वंडर, बिरसा प्रिया, स्वर्णलता लगाएं। लत्तीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। अम्लीय मिट्टी में 1 माह पहले चूने का भुरकाव करें। बुआई के समय गोबर खाद 200 क्विंटल, नेत्रजन 40 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम और पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। साथ ही प्रति सप्ताह सिंचाई करते रहें। किसान भाई, बागवानी में निकौनी के लिए नूतन खुरपा नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 6 से 8 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में फल छेदक कीटों की रोकथाम के बारे में। मिर्च फसल में फूल और फल लगने के समय फल छेदक कीट लगने का खतरा रहता है। कृषक भाई, इस कीट के नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टेयर 500 मिलीलीटर इंडोक्सा कार्ब दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा विराम। बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी दिलाएंगे फसल की कटनी से लेकर भंडारण तक आप किन किन बातों का ख्याल रखें। जी हाँ, हमारे किसान भाई जब फसल काटते हैं तो खेतों में यूं ही खुला ना छोड़े। अगर खुला छोड़ देंगे तो आपके फसल नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमेशा उससे बांध कर रखें। किसान भाइयों, अब यहाँ से खेतों से लेकर आप भंडारण तक किन किन बातों का ख्याल रखें। जी हाँ, जब आप भंडारण करने के लिए फसल को ले जाते हैं किसान भाइयों, तो भंडार घर किस तरह से होनी चाहिए, उसकी साफ़ सफाई आप किस प्रकार करें और भंडार घर में दीमक ना लगे इसलिए आप कौन सी दवा का छिड़काव करें, कौन सी बोरी में पैकेजिंग करें, इन तमाम बातों का ख्याल रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो देर ना करते हुए आइए सीधे हम रुख करते हैं विशेषज्ञ की ओर। आज हम जानेंगे कि फसल कटनी के दौरान क्या क्या सावधानी बरतें और उसका भंडारण कैसे करें। इस बारे में विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर परवेज आलम जी। डॉक्टर साहब, अभी अगर देखा जाए तो गेहूं का फसल पक के तैयार हो गया है। ऐसे में अगर हमारे किसान भाई उसको काटने जाते हैं तो बहुत सारे दाने जो हैं खेतों में रह जाते हैं, तो उससे कैसे बचे और इसका भंडारण की जब बात आती है तो भंडारण का क्या उपाय है? देखिए, गेहूँ ही नहीं बल्कि जितने भी फसल जो किसान भाई रबी के सीजन में लगाए हैं
मैं समझता हूँ कि सब करीब करीब पक के तैयार हो गए। लेकिन चर्चा चूँकि गेहूं के फसल के आसपास रखनी है, इसलिए मैं ज़्यादातर गेहूं के बारे में बताऊंगा कि गेहूं, आपने सही कहा कि गेहूं का फसल अगर समय पर नहीं काटें तो वो खेत में ही उसके 20% यानी 20% जो दाना है वो खेत में ही छूट जाता है। यानी आप क्या बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारा आपने इनपुट में पैसा लगाया है, सिंचाई आपने ख़रीद के दिया है, और अगर आपका 20% गेहूँ जो है वो खेत में ही छूट गया तो फिर ये नुकसान की बात हो जाती है। तो इसके लिए किसान को बहुत ही सजग रहने की ज़रूरत है। उनको ये पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या मेरा गेहूँ वास्तव में पक के तैयार हो गया है कि नहीं। होता क्या है कि किसान भाई के दिमाग में या हम सब के दिमाग में एक बात हमेशा रहती है कि जब तक वो पूरी तरह से पीला ना हो जाए या जब तक वो हवा चलने से कुछ झनझन की आवाज़ नहीं आए तब तक वो हमारा गेहूँ पका नहीं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। गेहूँ आपका जब झनझन का आवाज़ आता है हवा चलने से, उससे करीब करीब 10 से 15 दिन पहले पक चुका होता है। यानी अगर आप 10-15 दिन पहले भी अगर उसको आप काट लेंगे तो आपको उतना ही पैदावार मिलेगी जो आप 15 दिन के बाद करेंगे, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप 15 दिन का वेट कर रहे हैं और 20% समझिए 1 रुपया में 20 पैसा आप खेते में छोड़ के चले आ रहे हैं। तो इसको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, ऐसा है कि जब आपको ऐसा लगे कि अब पीला पड़ने लगा है हमारा फसल, है ना, तो पीला जब पड़ने लगता है तो बाली जो है उसका रंग सुनहला होने लगता है, ठीक है। तो आप खेतों में ऐसे मतलब इधर उधर से 1-2 बाली को आप तोड़िए, उसमें से दाने को अलग कीजिए, दांत के पीछे दबाइए, ज़ोर से दबाइए, आपको कट की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। अगर कट की ध्वनि मिल रही है तो समझिए कि आपका गेहूं पक के तैयार हो गया। अगर ये कट की ध्वनि नहीं बल्कि पच की आवाज़ आ रही है तो तब आपको अभी इंतज़ार करना है। आप उस मतलब दाना अभी पूरा हार्ड नहीं हुआ है, तो उसका हार्ड होने तक के लिए आपको इंतज़ार करना है। और जब वो आ जाए तब आपको वहाँ से किसान भाई गेहूं को काटते हैं। काटने के बाद सीधे उसको थ्रेसिंग के लिए ले जाते हैं, दौनी जिसको बोलते हैं, दौनी, मिसाई, भंडारण, ये सब करते हैं। वहाँ जाने से पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी होता है जो छूट जाता है। वो क्या है कि आप जब खेत का कटाई करते हैं तो पहला बात कि करना कब चाहिए, तो करना चाहिए सुबह में, है ना। सुबह आप 4 बजे 5 बजे मैंने सूर्यास्त होने से पहले खेत पे आप चले जाएं और कोशिश करें कि 10 बजे तक जितना कटाई हो सकता है कटाई करके आप वहाँ ले आएँ। क्योंकि 10 बजे के बाद क्या होगा कि धूप जैसे जैसे तेज़ बढ़ेगी तो क्या होगा कि वो ज़्यादा ड्राई होगा, और ज़्यादा सूखेगा तो क्या होगा, जब आप काटेंगे तो फिर झड़ना शुरू होगा। तो एक नियम यह है कि आप प्रातः काल में इसका कटाई करें। दूसरा, कटाई करने से पहले गेहूं के मामा को ज़रूर खेत से निकाल दें। जब भंडारण करेंगे तो क्या होगा, आप उसको भंडारण कर दिए साथ में। अब जब नेक्स्ट ईयर फिर आप जब लगाने जाएंगे उसी सीड को तो मालूम हुआ कि आपने गेहूं के मामा का भी बुआई कर दिया। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि गेहूं के मामा को पूरे फील्ड में घूम घूम करके जो भी उसकी बालियाँ हैं उसको देख करके वहाँ से उसको तोड़ते जाइए, तोड़ करके फेंकना नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि इस बाली को तोड़ करके इसको बहुत प्यार से करना पड़ता है। सारे बाली को एक जगह इकट्ठा करिए और इकट्ठा करने के बाद उसको आग लगा दीजिए। आग लगाने के बाद हो सके तो मिट्टी से उसको ढक दीजिए, ताकि कोई भी एक आध भी उसका दाना बीज जो छूट जाए तो वो अगले साल के लिए आपको नुकसान ना पहुंचे। अब हम आते हैं दौनी में और इसके बाद भंडारण में। तो दौनी में क्या सावधानी बरती, इसके लिए फिर क्या समय का चयन करेंगे? नहीं, दौनी में तो ऐसा है कि गेहूं जितना आपका सूखा रहेगा उतनी आसानी से दौनी होगी। ऐसे भी हम कहते हैं कि खेत से काट के ला करके 4-5 दिन 6 दिन उसको जो है डायरेक्ट सनलाइट में आप धूप में छोड़ देना चाहिए, ताकि जो भी नमी है वो कम से कम वहाँ से ख़त्म हो जाए। दौनी का बहुत सा तरीका है। किसान भाई कुछ लोग जानवर से चला के दौनी करते हैं, किसी के पास ट्रैक्टर चालित है, किसी के पास वो जो पैर से चलाते हैं वो वाला है। हम चाहते हैं कि आप कुछ लोग पीट के करते हैं, तो पीट के करने से क्या है, बहुत नुकसान होता है। आपको पता है ये चीज़, जब पीटेंगे तो इधर हो जाएगा, कुछ उधर जाएगा। तो वैसे जो पुराने तरीके हैं इसको ना अपनाएं, बल्कि जो पैर से जो चालित जो मशीन है जिसको पैर से आप चलाते हैं, गोल गोल घूमता है, उस पर आप दौनी करने की कोशिश करें। तो क्या होगा कि एक तो आपको डीजल बिजली किसी पर निर्भरता नहीं रही, उसका पैसा बचा आपको, और उससे नुकसान आपका कम हुआ, और इससे
काम बहुत तेज़ी फास्ट होता है। अब हम आएंगे जो मुख्य हमारा सब्जेक्ट था वो भंडारण का, तो इसमें क्या सावधानी बरते कि कम से कम बर्बाद हो और अगले बार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको। देखिए, आपको जहाँ भंडारण करना है, पहले तो भंडारण कोठी को पूरी तरह से साफ़ कर लीजिए। पिछले साल का जो भी भंडारण रखे हैं अनाज, उसको वहाँ से हटा लीजिए। हटाने के बाद उस पे गोबर, अगर मिट्टी का है तो उस पे गोबर और चूना मिला करके अंदर साइड में लेप लगा दीजिए। इसका मकसद ये है कि उसको पूरी तरह से सैनिटाइज करना। जब लेप लगा दिए तो उसको छोड़ दीजिए सूखने के लिए, और उसके बाद वहाँ पे नीम का सूखी हुई लकड़ी और पत्ती, इसको जलाइए और खूब धुआं कीजिए। धुआं इसलिए करना है कि जो भी कीटाणु अगर छूट भी गए हैं तो वो इन धुओं से कारण वो मर जाएं और आपका जो है कोठी पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाए। कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा काम जिससे आपका कोठी सैनिटाइज होता हो, वो काम ज़रूर करें। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब आप उसको गेहूं को दानों को उसमें भर दें और जब उसको फाइनली बंद करें, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये कोशिश होनी चाहिए कि अंदर की हवा बाहर ना जा पाए और बाहर से किसी तरह की हवा अंदर आ जा पाए। तो किसान भाइयों, देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी बातें बताई कि फसल, रबी फसल जो भी हो उसकी कटाई में क्या सावधानी बरते, उसके बाद भंडारण में अति विशेष सावधानी जो है वो करना चाहिए। आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार। किसान भाइयों, आज दूसरी जो जानकारी हम आपको दिलाने वाले हैं वो बेहद ख़ास है। आप कृषि कार्य के साथ साथ मछली पालन भी करते हैं, तो आज हम आपको जानकारी दिलाएंगे समन्वित मछली पालन के बारे में। किसान भाइयों, आप जब समन्वित मछली पालन करते हैं तो मछली पालन के साथ साथ अगर बत्तख, मुर्गी और बकरियों का पालन करेंगे तो उसके जो गंदगी है, उसकी जो विकार है, वो मछलियों की आहार के लिए बहुत ख़ास होता है। किसान भाइयों, आज हम आपको देर न करते हुए चलिए सीधे विशेषज्ञ के पास ले चलते हैं और जानकारी दिलाते हैं कि समन्वित मछली पालन आप किस प्रकार से करेंगे और उसकी देखभाल कैसे करेंगे। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि समन्वित मत्स्य पालन से क्या क्या लाभ होते हैं। आज का विषय है समन्वित मछली पालन। पहले बता दें समन्वित मछली पालन क्या है। समन्वित मछली पालन उसे कहते हैं कि एक इकाई क्षेत्र में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लें तो उसी को समन्वित मछली पालन कहते हैं। जैसे कि मछली पालन के साथ साथ हॉर्टिकल्चर, बत्तख, पिगरी और इस तरह से पोल्ट्री भी किया जा सकता है, जिससे हम लोग एक दूसरे से कंपोनेंट से लाभ उठाया जा सके और जो कॉस्ट ऑफ कल्चर है वो भी कम हो। इसी को हम लोग समन्वित मछली पालन कहते हैं। मछली के साथ साथ वैसा जैसे बत्तख होता है, तो बत्तख में अगर किसान भाई चाहे तो बत्तख किस तरह से पाल सकते हैं उसके साथ? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने संदीप जी। ये बत्तख ही झारखंड में सबसे समन्वित मछली पालन में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये सारा काफ़ी फिजिबल है और बत्तख के साथ मछली पालन बहुत ज़्यादा आय होता है। मान लीजिए कि अगर कुल लागत 3 लाख अगर सालाना खर्च करता है किसान, तो उसे 6 से 8 लाख का लाभ हो सकता है बत्तख सा मछली पालन में। तो इसमें अगर 1 एकड़ के क्षेत्रफल का पानी वाटर एरिया है तो उसमें हम 100 से 150 बत्तख का संचयन करके हम लोग मछली पालन कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी सावधानियां हम लोग को बरतनी होती है, क्योंकि बत्तख ऐसा जीव है जो सभी कुछ खाता है। ये ओमनीवोरस जिसे कहा जाता है, ये ओमनीवोरस है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब मछली का संचयन जब करते हैं, मान लिया कि हम लोगों ने जून जुलाई में मछली का संचयन किया है, तो अगर मछली का अगर फिंगरलिंग, मछली के संचयन में भी किसका संचयन करना है, अंगुलिकाओं का संचयन करना है जो 3 से 4 इंच की होती है। और इसका जो 50 से 100 ग्राम की जब हो जाती है तभी हमें बत्तख का संचयन करना चाहिए। अर्थात कि अगर हम मछली का संचयन जून में कर रहे हैं तो अगस्त के महीने में हम लोग को बत्तख का संचयन करना चाहिए। इससे ये लाभ होता है कि जो बत्तख है वो संचित मछलियों को खाती नहीं है और मछली भी अपना बचाव कर सकती है। तो ऐसे तालाब में करना चाहिए कि जिसमें पानी का डेप्थ 6 फीट का हो, जिससे मछली अगर बचने भी कोशिश करे तो वो पानी में अपने को बचा सके। और कम डेप्थ के पानी में बत्तख सा मछली पालन में थोड़ा रिस्क है, क्योंकि उसमें क्या है कि मछलियों का जो छोटी मछली है जान का खतरा बना रहता है।
तो ऐसा है कि बत्तख को हम किस प्रकार से, बत्तख में क्या खाने की देना होगा, उसमें कुछ खाना देना होगा या कि उससे प्रोडक्ट से वो खा लेंगे? देखिए, मछली सा बत्तख पालन जब हम कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी लाभ है। और जो फीड कॉस्ट होता है मछली पालन में प्लस बत्तख पालन में भी, अगर हम लोग मछली सा बत्तख पालन करते हैं तो 60% जो फीड का कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि बत्तख क्या करती है, जब वो खाना खाती है, जब आपने पूछा कि क्या खाया जा सकता है, तो बत्तख सभी कुछ खा सकती है। तो तालाब में अगर छोटी मछलियां हैं उसे भी वो खा सकती हैं। जो हम लोग का घर का बचा हुआ अवशेष है हाँ, उसे भी वो खा सकती हैं। कीड़े मकोड़े खा सकती हैं। तालाब के तल में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको भी वो खाती है। तो उससे हम लोग को ये लाभ होता है कि जब बत्तख तालाब में घूमती रहती है और बीच बीच में वो नीचे जाती है तो वो एज अ बायोएरेटर का काम करती है। और उसका ये है कि जब वो नीचे जाके खाना चुनती हैं तो उसमें जो लॉक्ड न्यूट्रिएंट है मिट्टी में, उसका भी रिलीज़ हो जाता है और तालाब की उत्पादकता भी बढ़ती है। दूसरा है कि जो वो इधर उधर घूमती हैं तो वो ऑक्सीजन की जो कमी होती है तालाब में, उसकी भी भरपाई करती है। उसके घूमने से फिर दूसरा लाभ है कि जो मछलियाँ अपने को बचाने के लिए भी बत्तख के डर से जब घूमती हैं काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं। जैसे लोग इधर उधर जाते हैं, जिम करते हैं, योगा करते हैं, तो मछली का बत्तख के साथ पालन करने पे मछली खुद एक्सरसाइज करती है, जिससे उनका जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छा होता है। तो बत्तख और मछली पालन का बड़ा अच्छा सामंजस्य है और इसको करना चाहिए। और सबसे जो कॉस्ट, जो फीडिंग कॉस्ट है वो घटता है, क्योंकि बत्तख जो खाती है वो पूरी तरह पचा नहीं पाती है। जो भी वो विष्ट या मल जो त्याग करती है उसमें आधा उसका भोजन होता है और आधा खाद का काम करता है जो पचा हुआ होता है। जब वो नीचे जाता है तो वो खाद का काम करता है, जो बचे हुए खाने के अवशेष है वो मछली का भोजन बन जाता है। अच्छा मैम, किसान भाई अगर चाहें तो वो कितने एरिया में करेंगे? दोनों चीज़ अगर चाहें, मछली और बत्तख का उत्पादन, तो कितने एरिया में उनको शुरुआती दौर में करना पड़ेगा? तालाब का अगर आइडियल कहा जाए तो आधा एकड़ का तालाब से लेकर 1 एकड़ का तालाब सही है। लेकिन बत्तख के साथ जो मछली हम लोग करते हैं तो आधा एकड़ से और 5 एकड़ से कम का तालाब में ये काफ़ी सही होता है मछली पालन के साथ बत्तख। तो इसमें है कि अगर हम 1 एकड़ का तालाब की बात करते हैं तो मछली का हम लोग 6000 अंगुलिका का संचयन करते हैं। उसके 1 महीने के बाद जो बत्तख 35 से 40 दिन की हो जाती है और उसका वज़न भी आपका 1 से 1.5 किलो का होता है, उसको हम लोग लेते हैं और इनको 100 से 150 1 एकड़ के तालाब में हम लोग उसको छोड़ते हैं। और उसका घर भी है, बहुत लो कॉस्ट घर बनाना चाहिए। या तो अगर सुविधा है, अगर नज़दीक घर के हैं तो तालाब के ऊपर ही बत्तख का घर बना दें। तो वो बांस का इस तरह से, बांस को बीच में बांस की फट्टी से भी घर बनाया जा सकता है। और इस तरह का उसका तल रखना चाहिए उस घर का कि उसका पाँव नहीं फंसे। बट जो वो विष्ट त्याग करती है, मलमूत्र त्याग करती है, वो सीधे तालाब में गिरे। तो और उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। रात में उसके घर में बल्ब लगी होनी चाहिए जिससे बत्तख डरती नहीं है और उससे उसका सही एक्टिविटी रहता है रात में भी। और उनको खाने के लिए ड्रिंकर और फीडर हम लोग रखते हैं बत्तख के लिए और उसको रात में हटा दिया जाता है। जब खाना खा लेती है रात में बत्तख और उसका वो फीडर है, उसके थोड़ी देर बाद ड्रिंकर भी हटा दिया जाता है जिससे वो इत्मीनान से रात में सोती है। अगर रात में ड्रिंकर और फीडर छोड़ देंगे तो रात भर बत्तख जो है काफ़ी एक्टिव रहेगी और ठीक से सो नहीं पाएगी। और बत्तख भी है वो अंडा देती है आपका रात में ही देती है। तो हम लोग को जब मछली के साथ बत्तख किया जा रहा है तो ये एक टाइम मेंटेन करनी होती है कि शाम में बत्तख को उसके घर में आ जाने की आदत देनी होती है और सुबह 9 बजे के बाद ही उसे तालाब में छोड़ना चाहता है, छोड़ा दिया जाता है। क्योंकि 6 महीने के बाद ये जो बत्तख है, बत्तख में भी हम लेते हैं खाकी कैम्पल और इंडियन रनर, ये अंडा के पर्पज़ से है और वाइट पेकिंस लिया जाता है मीट के पर्पज़ से। तो ये किसान अपना तय करे कि वो मीट के पर्पज़ से बत्तख पालना चाहते हैं कि अंडे के पर्पज़ से। आप यहाँ हमारे किसान भाई को काफ़ी विस्तृत ढंग से बताया कि संयुक्त मत्स्य पालन किस प्रकार से की जाए। इस विषय बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
और सभी किसान भाइयों को मेरे तरफ से और मैम की तरफ से जोहार, नमस्कार। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।